हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। दिस इज आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जियोग्राफी की बुक का चैप्टर 7। ये उसका लास्ट सेक्शन होगा, लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद ये बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमको उसका समझना क्या है। राष्ट्रीय जो हमारे अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसकी कौन सी बेस लाइन है, ठीक है, कौन सी जीवन रेखाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो में लेट किए। देखिए, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बात करें, अलग अलग प्रकार की सामग्रियों की सेवाओं का प्रयोग तो करते ही हैं, है ना। इनमें से कुछ हमारे आसपास ही होती हैं और कुछ चीज़ों के लिए हमको दूसरे स्थानों पे जाना पड़ता है, उसको खरीद के लाते हैं या जैसे भी पाते हैं। वस्तुओं या फिर सेवाएं की जो मांग होती है ना, इनकी एक ही जगह से जो जहाँ से वो मिलती है उस स्थल पर अपने आप ये नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे कि आपको मार्केट में कोई चीज़ लेनी है, आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट जाओगे तो मार्केट में भी वो चीज़ अपने आप ही वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांगों की स्थानों तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराते हैं भाई, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो जो व्यक्ति ये प्रोडक्ट को जो है इस ट्रांसपोर्ट के द्वारा कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मर्चेंट कहते हैं, उन्हें ट्रेडर कहते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं। तो एक देश के विकास की गति वस्तुओं और या फिर सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने के लिए, मूवमेंट के लिए जो सुविधा है उस सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए जो सक्षम परिवहन के साधन है ना, तीव्र विकास हेतु बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के मुख्यतः अगर बात करें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। एक तो वाटरवेज है, एक लैंडवे है और एक एयरवे है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में हम क्लासिफिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवहन के साधन बताया गया है। स्थल में कौन से आते हैं? सड़क परिवहन आ जाता है, रेल है, पाइपलाइन है ना। और जल साधन में कौन से आते हैं? वाटरवे में आपके आंतरिक जो जल के अंदर चलते हैं और जो समुद्री जहाज वगैरह जो ऊपर चलते हैं, ये दोनों हो गए। एयर वाले में आते हैं आपके जो नॉर्मल आपके लोकल आपके एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट हैं, एयरप्लेन हैं। और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सेवाएं हैं और जो सार्वजनिक प्राधिकरण है और जो खुद का प्राइवेट जो जहाज वाले लोग अपना करते हैं। तो बहुत समय तक व्यापार और परिवहन सुविधा एक जो है सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की बात करें तो इसके साथ ही साथ व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। बात करें सक्षम व तीव्र गति से जो चलने वाले वाहन है हमारे पास, आज संसार जो है एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह जो विकास था ना, यह संसार साधनों के विकास से ही की सहायता से तो संभव हुआ है ना। इसीलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के क्या है? पूरक है, एक दूसरे के सिनोप्टिस है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, चाहे लैंग्वेज डाइवर्सिटी देखें, चाहे सोशल डाइवर्सिटी, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी से बावजूद भी संसार के सभी क्षेत्रों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। रेल हो, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। हम सभी सब जानते हैं। स्थानिक जो बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यापार है ना, इसने जो है अर्थव्यवस्था को एक जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी भी की है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, परिवहन के साधन है, हमारे देश की और इसके आधुनिक अर्थव्यवस्था को ये संचालित करते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि भाई जो सघन व सक्षम परिवहन का जाल है और जो संचार के साधन है, आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें आ जाता है लैंडवे, स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। बात करें सड़क जाल जितना फैला हुआ है, लगभग 56 लाख किलोमीटर। आप ध्यान रखिए, 56 लाख किलोमीटर। भारत में जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था और निर्माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधा भी देती है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती जो इंपॉर्टेंस है वो निम्न कारणों से। कौन से कारणों से? पहला, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण का जो लागत है वो कम है और उबड़ खाबड़ और जो अलग अलग भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती है ना। अधिक ढाल हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ कम व्यक्तियों वो कम डिस्टेंस या कम चीज़ों को ले जाने के लिए भी सड़क जो है बहुत ही अच्छा है। यह घर घर सेवाएं देता है, आपको जहाँ मन करे वहाँ आप उतर सकते हैं ना। ट्रेन से तो ऐसा नहीं होता कि आप रास्ते में कहीं उतर जाएंगे, उसके तो आपको प्लेटफॉर्म पर तो ही स्टॉपेज मिलेगा। सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी बहुत ज़्यादा कम है ट्रेन की तुलना में। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को भी जोड़ती है। आपको एयरपोर्ट जाना है तो कहाँ से जाएंगे? रोड से जाएंगे। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो कहाँ जाएंगे? रोड से जाएंगे, लैंडवे से जाएंगे, है ना। इस तरह से ही जोड़ता है। तो भारत में सड़कों की जो
क्षमता है उसके आधार पर इसको कुल 6 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो जिसमें कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं और कुछ बहुत सारे आते हैं। तो देखिए पहला इसमें आ जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल सुपर हाईवेज, यानी जिसको कहते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली जो बड़े रूट बनाए हैं, लैंडवे बनाए हैं, उनको राजमार्गों की सड़क परियोजना इसने ही स्टार्ट की थी, बनाई है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे होते हैं। पहला आपके नॉर्दर्न और साउदर्न गलियारा होता है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा है जो कि सिलचर यानी आसाम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो इस महामार्ग जो राजमार्ग है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारत के मेगा सिटीज के मध्य जो दूरी है वो परिवहन के समय को कम कर दें। यह राजमार्ग परियोजना जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आप लोग देखते होंगे रूट में जब आप गूगल मैप यूज करते होंगे तो NHAI के अधिकार के क्षेत्र में तो ये लिखा रहता है NH1 NH2 है ना, सब लिखा रहता है नेशनल हाईवे। सेकेंड आता है नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर दूर भागों को जोड़ता है और ये प्राइमरी टाइप का सड़क वाला रास्ता है जिसका निर्माण व रखरखाव जो है आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार के क्षेत्र में CPWD के। और अनेक प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक एक शेरशाह सूरी ने इस तरह का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया था जिसको जो है इस नाम से जाना जाता है। तो आप फिगर नंबर 7.1 देखिए, ये अहमदाबाद वडोदरा का रास्ता है जो मैप में फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है देखिए नेशनल हाईवे के बाद स्टेट हाईवे राज्य मार्ग, यानी राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो राज्य मार्ग कहलाती हैं। राज्य और केंद्र शासित जो क्षेत्र है ना, इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व तो किसके अंतर्गत है, राज्य सरकार का है, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का ही होता है। जिला मार्ग की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रूट डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जिलों को जोड़ेंगी। तो ये सड़कें जिले के अलग अलग प्रशासनिक सेंटर को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आप ये मैप देख रहे हैं, हम भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में। तो आप देख रहे हैं पीले कलर का जो है रेड कलर की डॉटेड लाइन से ये आपका गोल्डन वाला है, और नॉर्दर्न साइड गलियारा ये है, और पूर्व पश्चिम का गलियारा ये है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। तो अब इसके अलावा कौन सी हैं, तो भाई अन्य सड़कें आती हैं इसमें। जैसे इस कैटेगरी में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें जिनको वर्ष भर उस पर वाहन चल सके, इस तरह से इनको जोड़ा जाता है और बनाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग सीमांत सड़कें, यानी कि ये सारी सड़कों के अलावा भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के छोटे छोटे क्षेत्रों को सड़कों का निर्माण उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1916 में बनाया गया था जिसका काम था कि उत्तर और उत्तर पूर्वी के जो क्षेत्र हैं उनकी महत्व को देखते हुए सड़कों का विकास करना। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों का आना जाना बढ़ा है और ये क्षेत्र जो है ना आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं 7.3, ये पहाड़ी रास्ते का कुछ इस तरह से रूट है। सड़क निर्माण में जो चीज़ें यूज होती है ना उसके आधार पे सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में कैटेगराइज किया गया है। पक्की सड़कें विशेषतः सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा बनाई जाती हैं और ये हमेशा चलने वाली सड़कें होती हैं, यानी पूरे ईयर भर। कच्ची सड़कें जो होती हैं वो बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा अनुपयोगी हो जाती हैं क्योंकि कीचड़ मिट्टी से बनी होती है ना कच्ची सड़कें हैं, इसलिए। अब देखिए हम लोग रेल परिवहन, तो देखिए भारत में ना रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का एक मेन साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, बात करें तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन लेके जाना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अलावा पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के बहुत तेजी से गति से विकास के लिए बहुत ज़्यादा जवाबदेह है या उत्तरदायी है, इसी कारण होता है। तो भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर का सफर तय की थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में हम लोग इसको कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। देश में जो है रेल परिवहन के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि कहीं का लैंडमार्क कैसा है, उसका शेप कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, और प्रशासकीय जो ये सब फैक्टर ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। बात करें आपके नॉर्दर्न फील्ड में तो बहुत ज़्यादा
डिटेल जो है फ्लैट लैंड होने के कारण भूमि सघन जनसंख्या घनत्व और बहुत ज़्यादा कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक हुआ है। बात करें असंख्य नदियों के जो अलग बहुत ज़्यादा जल हैं, ये जब रास्ते में आते हैं तो पुलों के निर्माण में भी कुछ बाधाएं आई हैं रेलवे बनाते वक्त। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों इत्यादि से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ है और विरल जनसंख्या और बात करें आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग की बात करें, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट जोन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो रेल लाइन का निर्माण करना बहुत ज़्यादा कठिन है। बात करें जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, जो घाट हैं, जो दर्रे हैं, इसको ही पार करना संभव है। और कुछ वर्षों पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक जो क्षेत्र के पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया है। हालांकि यहाँ पर असंख्य समस्याएं हैं, जैसे कि जमीन का खिसक जाना, भूस्खलन जिसको कहते हैं, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक धंस जाना, बहुत सारी समस्या आती है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के बहुत सभी साधनों की अपेक्षा रेल जो परिवहन है ना, वो बहुत ज़्यादा मेन हो गया है, प्रमुख हो गया है। हालांकि जो रेल परिवहन है समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। फैन जाएंगे, खोल के ला देंगे, सीट फाड़ देंगे, है ना, जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अपने आप मन जहाँ मन किया वहीं रुक जाते हैं, जिससे रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को जो निर्धारित समय है उनको चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, पर हम लोग करने नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पाइपलाइन। ठीक है, ये उसके पहले एक ग्राफ यहाँ पर देखिए, टेबल दिया हुआ है। बड़ी लाइन कैसी, मीटर लाइन और छोटी लाइन के बारे में बताया, कितने रूट किलोमीटर में कितने वाहन जाते हैं, सफ़र करते हैं, कुल टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिया है। पाइपलाइन की बात करें अगर, तो जो भारत के परिवहन है ना, उनके पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन बन गया। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुँचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल वाले प्रोडक्ट, तेल से प्राप्त जो प्राकृतिक गैस हैं, इन सब का, और गैस जहाँ पर रिसर्च वगैरह होता है वहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाने, वो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक जो हाउसेज हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को जो है लिक्विड फॉर्म में स्लरी के रूप में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। बात करें दूर के बहुत दूर आंतरिक भागों में शौचालय जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस पर आधारित यहाँ पर फर्टिलाइजर वाले कारखाने की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की जो लागत है वो बहुत कम है। तो देरी और हानियाँ इसमें जो है लगभग नहीं के बराबर है। मतलब इसमें कुछ नहीं, भाई पाइपलाइन लगा है तो अपना एक तरफ से आपने लीकेज किया, दूसरी तरफ पहुंच गया, देर नहीं होता है और कोई नुकसान भी उतना ना के बराबर ही है। लेकिन अगर पाइप कहीं से लीकेज करती है तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 मेन आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। पहला ये कि जो ऊपरी असम के तेल के क्षेत्र हैं, गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है और दूसरी राजबंद से मौरी गांव तक और गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक फैली हुई है। गुजरात में सेकंड बात करें, गुजरात में सलाया से बीरमगांव और मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक फैला है। इसके लिए अन्य शाखा इसकी जो है बड़ोदरा के पास कोयली को चक्सू या फिर अन्य स्थानों से भी जोड़ती है। ये मैप है आपका, इसमें देख सकते हैं रेलवे रूट दिखाया गया आपका। और तो गैस जो पाइपलाइन है ना, गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है और इसकी शाखाएं जो है राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी है। अब बात करते हैं वाटर वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाटर से। तो देखिए, भारत के प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके जो है नाविक जो थे ना, वो दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया करते हैं, इसके माध्यम से फैलाए हैं। तो जल परिवहन जो है ना, और जो परिवहन का ये सबसे सस्ता साधन है, यह भारी और बहुत सी इस तरह की चीज़ें को ढोने में बहुत ज़्यादा सहायक है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा में बात करें तो पर्यावरण के भी अनुकूल है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता। भारत में जो बात करें स्थलीय नौ संचालन जो जल मार्ग है, वो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर रूट ही मशीनों के द्वारा बनाई गई नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ये फिगर देख रहे हैं आप, फिगर नंबर 7.5, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो जलमार्ग परिवहन है, वो जो पोर्ट है उसको दिखाया गया किस तरह से लोग इस पे बैठते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्ग है,
इसको भारत सरकार ने कुछ कारणों से जलमार्ग घोषित किया है। जैसे कि हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में जो गंगा जलमार्ग है उसकी लंबाई 16.20 किलोमीटर है और यह नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 ये माना जाता है इसको। सदियां व धुबरी के बीच में जो 891 किलोमीटर का ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग है उसको नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहा गया है। केरल में बात करें पश्चिम तटीय शहर जो आपके कुट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक और उद्योग मंडल से लेकर चंपककारा नहरें वाली जो रूट है वो 205 किलोमीटर की है। इसको नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 कहा जाता है। जैसे NH1 NH2 NH3 नेशनल हाईवे को कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से काकीनाडा और पुदुचेरी नहर जो है वो ये स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है और लगभग 1078 किलोमीटर लंबा है और इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहते हैं। तो मताई नदी और बात करें, महानदी के डेल्टा चैनल की बात करें, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तट के जो नहर है इनके साथ जो है ये ब्राह्मणी नदी का जो विशेष विस्तार है वो 588 किलोमीटर का है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 बोलते हैं। तो कुछ अन्य भी जलमार्ग हैं जिन पर परिवहन होता है, इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ और सुंदरवन, बराक, सुंदरवन डेल्टा नाम सुना होगा आपने, बराक, केरल और पश्चिम ये सब आ जाते हैं। इन सब के अलावा विदेशी व्यापार जो भारतीय कोस्ट है इन पर इससे जो पत्तन है उनके द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार जो है समुद्रों द्वारा ही किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत की लगभग 7516.6 किलोमीटर जो लंबी समुद्री तट रेखा है इसके साथ 12 मेन आपके 200 मीडियम और छोटे पत्तन है। ये प्रमुख पत्तन देश का जो है 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता पाने के में जो है कच्छ में कंडाला पत्तन सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश जो है विभाजन से जो है कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई से होने वाले जो व्यापारिक दबाव को कम करने से के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जो माइनिंग वगैरह हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संचालित करता है। मुंबई जो है बहुत बड़ा पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले जो विस्तृत है वो सुचारू रूप से यहाँ पे जलपोत कई जगह पाए जाते हैं। मतलब जलपोतों को यहाँ पर लाके रखा भी जाता है स्टॉपेज के तौर पे। इतना बड़ा मुंबई है, ठीक है, बंदरगाह के तौर पे। और मुंबई पत्तन की बात करें तो अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। बात करें आपके आयरन के तो आयरन के निर्यात के लिए जो मारमागाओ पत्तन है देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश का कुल निर्यात का लगभग 50% इसी जगह से किया जाता है, लोहे का ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट। और कर्नाटक में बात करें न्यू मैंगलोर पत्तन जो है कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले जो लौह अयस्क हैं उसका एक्सपोर्ट करता है। सुदूर बात करें थोड़ा दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है और एक नेचुरल टाइप का पोताश्रय है। फिगर नंबर 7.7 देखिए, ये न्यू मैंगलोर पत्तन का टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन कैसे किया जा रहा है वो दिखाया गया है। तो पूर्वी तट के साथ साथ ना तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है और यह एक प्राकृतिक रूप से बना है और इसकी जो पृष्ठभूमि है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। यहाँ पर इस पत्तन की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव भारत के तटीय क्षेत्रों की अलग अलग वस्तुओं के व्यापार को संचालित करते हैं। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम और मैन मेड पत्तन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में बात करें तो मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा हुआ और गहरा जो सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह जो है पत्तन लोहे का एक्सपोर्ट के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित जो पारादीप पत्तन है ये विशेषतः यहाँ पर आयरन ओर्स वगैरह का एक्सपोर्ट किया जाता था। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी यानी रिवर लाइन टाइप का पत्तन है। यह पत्तन जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बड़े वाले भाग और समृद्ध जो पृष्ठभूमि है उसको सेवाएं प्रदान करता है। बात करें टिडल यानी ज्वारी पत्तन होने के कारण टाइड वगैरह आते रहते हैं इसके कारण, और हुगली के तलछट जो जमाव होते हैं वहाँ पे, तलछट मतलब जो पानी के ऊपर जो जम जाते हैं फफूंदी करके जो घास वगैरह आ जाते हैं उसके जमाव के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है ताकि नाव के जो फैन वगैरह वो नीचे वो फंसे ना। और कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में भी इसको विकसित किया गया था। अब एयर ट्रांसपोर्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग बात करें परिवहन की तो सबसे तेज और आरामदायक जो प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है वह वायु है। इसके अलावा बहुत दुर्गम स्थानों पर जैसे ऊंचे पर्वत, बात करें मरुस्थल, घने जंगल और लंबे समुद्री रास्तों को बहुत आसानी से इसके द्वारा पार किया जा सकता है। वायु जो परिवहन जो है ना वो उसके अभाव में देश के आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो उसके विषय में अगर सोचें जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ, बहुत बड़े बड़े उबड़ खाबड़ धरातल हैं, घने जंगल हैं, निरंतर बाढ़ आती रहती है, ये
सारी बातें आम बात हैं। तो हवाई यात्रा से इसे बहुत ज़्यादा आसान इसको बना दिया है, आसानी से लोग जा पाते हैं ना। नॉर्थ और ईस्टर्न जो आपकी स्टेट है वहाँ पर जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर क्यों है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह सब आता रहता है, जंगल है, पेड़ पौधे, कहाँ से रूट बनेगा, कैसे है, तो एयरवे ही बेस्ट है वहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर से आप लोग देख रहे हैं फिगर नंबर 7.9 में किस तरह से लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं। 1953 में जो एयर ट्रांसपोर्ट रहा है ना, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है लिमिटेड जो है वो 13 प्राकृतिक गैस के आयोग को इसकी अपतटीय जो संक्रियाएं हैं ना उसमें जो है जहाँ पर नहीं जाया जा सकता, जहाँ पे ऐसी ज़मीन है जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य हुए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की इन जगहों पे हेलीकॉप्टर के द्वारा सेवाएं देता है। और इसके ऊपर एक यहाँ पर मैप है, आप देख सकते हैं, ये पत्तन के बारे में कुछ है, हवाई पत्तन और समुद्री पत्तन, तो इसको आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो बात करें हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल नॉर्थ और ईस्टर्न राज्य जो है आपके इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने में विशेष प्रबंध किए गए हैं। हालांकि सब लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह के लोग, केवल उस इलाके के लोगों को विशेष रूप से इसको उपलब्ध किया गया है कि भाई वो लोग अपना आ जा सकें, सस्ता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर आया है ना उसने अलग अलग संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की जो गति है ना बहुत ज़्यादा तेज है। जो संदेश पाने वाले हैं या संदेश भेजने वाले हैं उसकी गति भी बहुत ज़्यादा, लंबी दूरी का संचार जो है होने के बावजूद भी बहुत ही आसानी से हम लोग भेज लेते हैं मैसेज। तो निजी जो प्राइवेट दूरसंचार है, जो जनसंचार में बात करें, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र की बात करें, प्रेस, सिनेमा, ये बहुत सारे देश के प्रमुख संचार साधन माने जाते हैं। भारत का जो डाक संचार तंत्र है विश्व का सबसे बड़ा जो है बृहत्तम माना जाता है। यह पार्सल की बात करें या फिर जो आपका प्राइवेट लेटर है और जो तार वगैरह है इसको संचालित करता है। कार्ड, लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी और अलग अलग स्थानों पर जहाजों द्वारा पहुंचाए जाते थे। सेकेंड जो श्रेणी का डाक है उसमें रजिस्टर्ड पैकेट होती हैं, किताबें होती हैं, अखबार, मैगजीन, ये सब शामिल हैं। ये जमीन से ही डाक द्वारा लोगों के घर तक पहुंचाए जाते हैं, लैंड रूट से। इसके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में बहुत ज़्यादा शीघ्रता के लिए हाल ही में 6 नए डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल है ना, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल और भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो दूरसंचार तंत्र में बात करें, भारत एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त जो है भारत का 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़ा हुआ है। अब तो मोबाइल वगैरह फैल गया है। तो सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने के लिए भारत सरकार ने देश के अलग अलग गांवों में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। तो जनसंचार और मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। ये जो जनसंचार है इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ वगैरह हम लोग देखते हैं ये सब चीज़ आ जाते हैं। तो आकाशवाणी यानी जिसे ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के अलग अलग भागों में अनेक टाइप कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार है, वो संदेश का माध्यम है और विश्व के बड़े से बड़े संचार तंत्रों में से एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए मनोरंजन, ज्ञान वाली चीज़ें, खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम भी दिखाता रहता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक होती हैं, साप्ताहिक रूप से निकलती हैं, पब्लिश होती हैं, है ना, कई प्रकार की हैं। तो समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, इसके बाद अंग्रेजी में व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का भी उत्पादक है, वीडियो का। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म, छोटी वीडियो वाली फिल्में, शॉर्ट वीडियोस, ये सारी चीज़ें, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार हमारे यहाँ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। आप लोग कोई मूवी देखते होंगे तो जो पहले सबसे पहले आता है एक सर्टिफिकेट टाइप का, उस पर लिखा होता है कि इसको किसने अधिकार दिया है इस फिल्म को लोगों को दिखाने के लिए। तो सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, जो व्यापार है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान है ना, उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देश के मध्य यह व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई या फिर स्थल वाले रूट से हो सकता है। हालांकि स्थानीय जो व्यापार है वो शहरों, कस्बों और गाँव में होता है। राज्य स्तर का जो व्यापार है वो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का ही सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। और इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह अलग अलग है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक माने जाते हैं। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो इम्पोर्ट वाले प्राइस से अधिक होगा, तो उससे जो है अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके भी अलावा अगर हम लोग बात करें जस्ट अपोजिट, तो निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। मतलब भेजे हम कम और मंगाए ज़्यादा, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बेचेंगे ज़्यादा, खाएंगे कम, मंगाएंगे कम, तब ना ज़्यादा फायदा होगा। तो विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो आपके जेम्स स्टोन आ जाते हैं, रत्न, जवाहरात, रसायन या फिर जो इससे संबंधित जो प्रोडक्ट हैं और जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट हैं वो सब बाहर से भेजे जाते हैं। भारत में जो आयातित वस्तुएं हैं उसमें कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि के अन्य उत्पाद, ये सारी चीजें आती हैं। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बात करें तो अत्यधिक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रहा है, कमा रहा है। ठीक है। पर्यटन, टूरिज्म देखिए एक व्यापार के रूप में आज उभर रहा है। पिछले 3 दशकों में बात करें भारत में पर्यटन उद्योग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला, बात करें सांस्कृतिक जो उद्यम है, इनको भी आश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो है संस्कृति और विरासत की समझ को विकसित करने में भी सहायक है। विदेशी पर्यटक बात करें भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन जिसको इको टूरिज्म बोलते हैं, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के काम आते हैं। तो देश के अलग अलग भागों में पर्यटन की जो है टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है और जो टूरिज्म उद्योग है इसके विकास हेतु अलग अलग प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर, इसमें तो दिया ही नहीं फिगर नंबर, ये आपको इसमें दिखाया गया कि भारत में विरासत जो पर्यटक पर एक प्रोजेक्ट है उस पर आप तैयार करिए कि भाई कहाँ कहाँ पे घूमने लायक है और वहाँ पे पर्यटन जो है डेवलप किया जा सकता है, टूरिज्म। तो यहाँ पर कुफरी का आप फिगर देख रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इंडिया रैंक वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडेज हेवन, तो मतलब 4था रैंक प्राप्त हुआ है भारत को टूरिज्म के हिसाब से कि छुट्टियों में लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो 4थे नंबर पर आता है इंडिया। बुलंद होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत और अरुणाचल प्रदेश का ऊपर आप फिगर देख रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।